तो नमस्कार आप लोगों को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा हिंदी विभाग का जो ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे हम लोगों ने आज जो पेपर 2 की कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, मनुष्यता, वो पूरी की पूरी मनुष्यता कविता यहाँ पे उपलब्ध है। और साथ ही इस कविता के जो लेखक हैं, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में भी कुछ बुनियादी बातें जो हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में, वो सब यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है। नेट से जो सामग्री मिली थी उसी के आधार पर। तो पहले हम लोग थोड़ा कवि के बारे में जान लेते हैं, फिर उनकी कविता की हम लोग चर्चा करेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जन्म, रचना इत्यादि के बारे में जानकारी। मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में जाते रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि से क्या मतलब है? मतलब वो बहुत पहले कवि ऐसा नहीं है, ये तो आधुनिक काल के कवि हैं। इनके पहले देखो, हम लोग सूर, तुलसी, कबीर, जयसी, घनानंद, बिहारी सबको पढ़ते हुए आए हैं, जो कि इनके पुरखे थे। तो पहले कवि से मतलब है, प्रथम कवि से मतलब है खड़ी बोली हिंदी जो विकसित हो रही थी धीरे धीरे। जिस खड़ी बोली हिंदी में मैं और आप बात कर रहे हैं, इस खड़ी बोली हिंदी के पहले सशक्त कवि के रूप में इनको माना जाता है। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा आदि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हुआ करते थे, कि अपने काव्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से वो संदेश क्या देते थे। तो वो पवित्रता की बात करते थे, प्रांजलता की बात करते थे, नैतिकता की बात करते थे, परंपरागत मानवीय संबंध जो है उनकी रक्षा करने की बात करते थे, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात करते थे, मानवीय मूल्यों की बात करते थे। गुप्त जी की कीर्ति भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। इनको महात्मा गांधी क्या कहते थे? राष्ट्र कवि। और ये महात्मा गांधी की दी हुई राष्ट्र कवि की संज्ञा थी, कि आगे चल के इनका नाम ही राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हो गया। तो ये महात्मा गांधी की देन थी, जो इनको राष्ट्र कवि कहा गया। आपको एक वाक्य के उत्तर में पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा किसने दी? तो आप वहां पे लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने जो है इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सन 1954 में, 1954 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है, पद्मश्री और पद्म भूषण। उससे इनको सम्मानित किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग बिंदु है जिसके हिसाब से इनके जीवन के बारे में थोड़ा परिचय दिया गया है। नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्म 3/8/86, आयु 78 वर्ष तक रहे। जन्म स्थान इनका उत्तर प्रदेश में झांसी रहा, वही झांसी जहाँ की झांसी की रानी बाई की कथा हम लोग सभी जानते हैं, उसी झांसी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था, माता का नाम कशी बाई था, मुझे लगता है कशी बाई होगा। पत्नी का नाम इनके ज्ञात नहीं है। भाषा शैली की ब्रजभाषा थी। मृत्यु इनकी 1964 में हुई, 12 दिसंबर 1964 को। और इनको तमाम तरह के अवार्ड वगैरह मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से ये पुरस्कृत हो चुके हैं। तो ये बुनियादी जानकारी इनके बारे में है। अब वही चीजें विस्तार से दी गई हैं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ और मृत्यु इनकी हो रही है 12 दिसंबर 1964 को। मतलब आप ये लोग देखो कि ये राष्ट्र कवि हैं, एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात कर रहे हैं, और आजादी के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहने का मतलब, पूरे उस समय जब भारत गुलाम था, 1886 में पैदा हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये समय वही है जब देश की आजादी के लिए लड़ाई एकदम चरम पे थी। तो वहां से लेके 1964 तक, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो इन्होंने आजादी देखी, और उसके बाद आजाद भारत में इन्होंने अपने प्राण त्यागे 1964 में। सॉरी, मैंने पहले बताया कि इन्होंने आजादी, ये 1864 मुझे लगा 1964 है। 1947 में देश आजाद हुआ, और उसके बाद जो है ये करीब 15-20 साल रहे, और इन्होंने आजाद भारत में अपने प्राण त्यागे। अब हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रथम कवि हैं, लेकिन किसके हैं? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं।
उनके साहित्य जगत में दत्ता नाम से संबोधित किया जाता है, उनको दत्ता कहा जाता है। और वैसे भी झांसी, बांदा, रीवा, वहां पे ये दत्ता कहने का ये शब्द बहुत प्रचलित है। तो वहीं से इनका वो संबोधन फिर इनके लिए पूरे भारत ने स्वीकार कर लिया और मैथिली शरण गुप्त को दत्ता नाम से संबोधित किया गया। उनकी कृति भारत भारती, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है मैथिली शरण गुप्त की, वो भारत भारती है, जो 1912 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। और इसी कारण महात्मा गांधी उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। मतलब ये वही कृति थी भारत भारती जिसकी वजह से, जिससे इतना प्रभावित हुए महात्मा गांधी कि उन्होंने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में पदवी दी। इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है और सन 1954 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो यहाँ एक वाक्य के और कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि पद्म भूषण का पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला, तो उत्तर हो जाएगा 1954। मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त कौन से दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो आप कह सकते हैं कि वो 3 अगस्त के रूप में मनाई जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। यहाँ पे आप लोगों को जानना चाहिए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वही विद्वान हैं जिन्होंने 1903 के आसपास जो है पूरी तरह से सरस्वती पत्रिका का संपादन अपने हाथ में लिया और खड़ी बोली हिंदी के मानकीकरण का, उसकी शुद्धता का एक बहुत बड़ा बीड़ा उन्होंने उठाया उस पत्रिका के माध्यम से। और वे तमाम लोग जो अच्छा लिख रहे थे, बेहतर लिख रहे थे, उनको खड़ी बोली हिंदी में लिखना, मानकीकृत रूप में लिखना और व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध लिखना, इन सारी चीजों के लिए वो लगातार मेहनत करते रहे। और वे तमाम लोग जो उनको प्रिय थे और जिनको उन्होंने सरस्वती में लिखने के लिए प्रेरित किया, उसमें मैथिली शरण गुप्त भी थे। इसीलिए वो इन्होंने ये कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। कुछ लोगों को लग रहा था कि कविता खाली ब्रज भाषा में हो सकती है, अवधी भाषा में हो सकती है, खड़ी बोली में नहीं हो सकती। खड़ी बोली में तो खाली आप गद्य साहित्य लिख सकते हैं। जैसा कि भारतेंदु और अधिकांश लोग देखो कविता लिखने के लिए वो ब्रज की तरफ झुके हुए थे, लेकिन गद्य वो खड़ी बोली में लिखने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में ब्रज भाषा, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जो प्रतिष्ठा थी, उसको तोड़ते हुए खड़ी बोली हिंदी में लिखना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया और उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जैसे जो कवि थे उनको प्रेरित किया कि वे खड़ी बोली हिंदी में अपनी कविताएं लिखें। और इन्होंने अपनी कविताओं की अभिव्यक्ति का माध्यम इसी खड़ी बोली हिंदी को बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में ये गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं। पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। ये तमाम जो नाम आप देख रहे हैं ये उनके कविता संग्रहों के नाम पंचवटी उनकी कविता संग्रह का नाम है, जयद्रथ वध भी वही है, यशोधरा भी वही है, साकेत भी वही है और भारत भारती हम लोग नाम पहले सुन ही चुके हैं। तो ये तमाम उनके कविता संग्रह हैं। तो इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि जयद्रथ वध के रचयिता कौन है, यशोधरा के रचयिता कौन है, साकेत के रचयिता कौन है। इन तमाम चीजों पे भी आपको प्रश्न बन सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में एक चीज मैं और बता दूं इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। मैथिली शरण गुप्त की एक खूबी यह भी रही कि उन्होंने इतिहास से, पुराणों से, हमारे प्राचीन साहित्य से ऐसे महिला पात्रों को सामने लाया जिन्हें कि उनके त्याग और बलिदान के हिसाब से वह स्थान साहित्य में नहीं मिला था या वह गौरव नहीं मिला था जिसकी वो हकदार थी। उदाहरण के तौर पे जब हम राम कथा की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं, तो वहां पे
तमाम लोगों के त्याग की चर्चा है, हनुमान के, लक्ष्मण की, है ना, माता सीता के। और उसी में एक त्याग देखो उर्मिला का भी है। तो उर्मिला कौन है? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। लेकिन जिस तरह का गौरवगान सीता का हुआ कि वो राजपाट त्याग कर अपने पति के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और तरह तरह की यातनाएं उनको भोगनी पड़ती है, रावण के द्वारा उनका अपहरण भी होता है, और अंत में प्रभु राम जो है तमाम लोगों की सहायता से उनकी रक्षा करते हैं और वापस जो है अयोध्या आते हैं। तो जितना महत्व सीता को मिला, उसकी तुलना में उर्मिला को महत्व कम मिला। जबकि आप देखें कि उर्मिला का भी त्याग सीता के समकक्ष भी था, या कुछ संदर्भों में शायद सीता से ज्यादा भी था, क्योंकि उर्मिला और लक्ष्मण राम और सीता की तुलना में उम्र में छोटे हैं। दोनों का विवाह हो चुका है। सीता और राम वनवास में भी कम से कम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे उर्मिला और लक्ष्मण एक दूसरे से दूर हैं। और एक दूसरे से दूर रहते हुए भी महल और परिवार की जिम्मेदारी, मतलब एक बहू के रूप में जो उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का पालन पोषण उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ किया। और इसलिए उस उर्मिला का त्याग कैसा रहा, उसका दुख दर्द कैसा रहा, उसको स्थान देने का काम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया। उस उर्मिला को उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। ठीक इसी तरह हम लोग भगवान बुद्ध की कथा सुनते हैं कि वो किस तरह वो राजकुमार थे और किस तरह वो दूसरे की वेदना से आहत हुए, और एक दिन जब वो समझ गए कि ये सब जो सुख है, ये इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं है, वास्तविक सुख जो है ज्ञान है, और ज्ञान को तलाशने के लिए वो अपनी पत्नी यशोधरा और छोटे से पुत्र को सोता हुआ छोड़कर रात को अकेले चले जाते हैं। और उसके बाद वो राजकुमार से उन्हें बुद्ध बन जाते हैं, और भगवान बुद्ध के रूप में वो पूरी दुनिया में यश कमाते हैं, नाम कमाते हैं। तो उनकी तो चर्चा बहुत हुई, लेकिन वो जो पत्नी है यशोधरा, जो कि उनकी धर्म पत्नी है, जो कि विवाह करके आई हुई है, जिनका एक अपना पुत्र है, एक पत्नी और पुत्र के प्रति राजकुमार बुद्ध का क्या दायित्व था, और उनके जाने के बाद यशोधरा को कितना कष्ट हुआ, वो अपने बच्चे के पालन पोषण को किस तरह से करती होगी। एक ऐसी पत्नी जिसका पति उसको बिना कुछ बताए चुपचाप रात के अंधेरे में चला जाए, वो किस तरह की तकलीफों से होकर गुजरती है। इन सारी चीजों को केंद्र में रखकर उन्होंने यशोधरा को अपने काव्य का विषय बनाया। इस तरह जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैथिली शरण गुप्त की ये बहुत खास बात है कि ऐसे महिला पात्र हमारे साहित्य में, हमारे पुराणों में, अन्य कथाओं में ऐसे महिला पात्र जिनको कहीं और स्थान कम मिला है, जिनकी चर्चा बहुत कम हुई है, ऐसे महिला पात्रों को केंद्र बनाकर उन पे साहित्य रचने के लिए भी हम मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं। और ये भी उनकी एक विशेषता के तौर पे ही आंका जा सकता है कि उन्होंने इस तरह का महत्वपूर्ण साहित्य लिखा और स्त्री मन में झांकने का काम किया, उनके दुख और दर्द को समझने का काम किया। मैथिली शरण गुप्त के पिता जो थे सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई थी। जैसे ऊपर मैंने कहा ना, गलत छपा था, काशीबाई थी। और इनकी तीसरी संतान के रूप में झांसी के चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई उनकी अधूरी रह गई थी। राम स्वरूप शास्त्री, दुर्गा दत्त पंत आदि उनके विद्यालय में आदि उनके शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें स्कूल में पढ़ाया। घर में ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। पिता रामचरण गुप्त कनकलता उपनाम से भावपूर्ण कविताएं लिखते थे। इनके जो पिता थे रामचरण गुप्त, वे खुद कवि लिखे थे और कनकलता उपनाम से जो है वे भाव भक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। बालक मैथिली शरण पर इस साहित्यिक परिवेश का प्रभाव पड़ा और वह 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रज भाषा में कविता करने लगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि वो जब कविता करना शुरू कर रहे हैं तो कौन सी भाषा को अपना रहे हैं? खड़ी बोली हिंदी को नहीं अपना रहे हैं।
वो ब्रज भाषा को अपना रहे हैं। और इसका कारण यही है कि उस समय जो काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो जब उन्होंने कविता लिखने की ठानी तो निश्चित तौर पे उन्होंने ब्रज भाषा को चुना। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी आए और कविताएं खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गई। लेकिन जैसे भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो द्विवेदी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि वे ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखें। और उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया, जिसे सरस्वती पत्रिका में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित करना शुरू किया। और सरस्वती, जैसे मैंने आपको बताया, 1903 में वे उसके संपादक बने थे। और हिंदी के मानकीकरण और शुद्धिकरण में उस पत्रिका का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान है। उनके मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह जो है रंग में भंग, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन था। तो आप वहां पे बताएंगे कि उनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध, विरहिणी प्रजांगना तथा वीरांगना का अनुवाद भी किया। उन्होंने बंगाली चूंकि उनको आती थी इसलिए उन्होंने बंगाली साहित्य का अनुवाद भी किया। सन 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन हुआ। यही वो भारत भारती है जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी और गांधी जी ने उनको राष्ट्रकवि कहकर सम्मानित किया। भारत भारती की वजह से उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्नवासवदत्ता का अनुवाद भी उन्होंने किया। सन 1916-17 ईस्वी में महाकाव्य साकेत की रचना भी उन्होंने की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा का भाव इस ग्रंथ में उन्होंने दूर किए। मतलब उर्मिला अर्थात लक्ष्मण की पत्नी। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के दुख दर्द और उसके उपेक्षा के भाव का पूरा चित्रण उन्होंने जिस ग्रंथ में किया है उस ग्रंथ का नाम क्या है? साकेत। तो साकेत के माध्यम से उन्होंने उर्मिला के मन स्थिति का वर्णन किया। स्वतः प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरू किया। उन्होंने खुद का प्रेस स्थापित किया और अपनी पुस्तकें छापनी शुरू की। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रंथ सन 1931 में पूर्ण किए। साकेत और पंचवटी 1931 में उन्होंने पूर्ण किया। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी जी के निकट संपर्क में आए। यशोधरा सन 1932 में लिखी गई। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गिरफ्तार कर लिए गए। मतलब वो गांधी जी के विचारों से पूरी तरह से अवगत थे, उसके प्रशंसक थे और उसके अनुयायी थे। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह में भी भाग लिया और 1948 में उसके लिए उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। तो ये ऐसे कवि थे जो सिर्फ कविता नहीं लिख रहे थे बल्कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल भेजा गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने के बाद छोड़ दिया गया। अर्थात 7 महीने तक वे झांसी और आगरा की जेलों में रहे। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, 1947 में देश आजाद होता है और आजादी के बाद 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952 से 1964 तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। आप जानते हैं कि राज्यसभा में बहुत सारे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो वो मनोनीत सदस्य के रूप में भी माननीय सांसद रहे राज्यसभा के। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डिलीट से सम्मानित किए गए। मतलब डिलीट की उपाधि उन्होंने जैसे 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने दिया था, ठीक उसी तरह 1962 में एक बार फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में जो है उसने भी जो है उनको डिलीट की उपाधि से सम्मानित किया। वे वहां मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया। वे 1954 में
पद्म भूषण सम्मान, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है कला साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए, उससे भी वो सम्मानित हुए। चिरगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की। उनका अपना प्रेस था जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी 1911 में साहित्य सदन नाम से। और झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। मतलब उन्होंने प्रेस की भी स्थापना की 1911 में साहित्य सदन नाम से, और झांसी में 1954 में मानस मुद्रण की स्थापना की। तो प्रेस की स्थापना में भी हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त का बड़ा योगदान था। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सरस्वती से मतलब उस सरस्वती पत्रिका से है जो वहां से निकलती। सन 1963 ईस्वी में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन ने अपूर्णीय आघात पहुंचाया। उनके अनुज मतलब छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त का 1963 में मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा। हेलो, लेक्चर में हूँ। हेलो, तो अपने भाई की मृत्यु के कारण जो है उन्हें जो है बहुत आघात लगा सियाराम शरण गुप्त के निधन से। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी का दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। 12 दिसंबर 1964 को मैथिली शरण गुप्त जी का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय उनकी आयु कितनी थी? 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य उन्होंने लिखे, 19 खंड काव्य लिखे, काव्य गीत, नाटिकाएं इत्यादि उन्होंने लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित किया गया। वे मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, छप्पे और छंद लिखे। मतलब जब वो ब्रजभाषा में लिख रहे थे तब उनका नाम क्या था, उपनाम क्या था? रसिकेंद्र। ये भी एक प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त ब्रजभाषा में कौन से नाम से लिखते थे, तो आप वहां पे उत्तर लिख सकते हैं रसिकेंद्र। ये रचनाएं 1904-1905 के बीच वैश्योपकारक कलकत्ता, वेंकटेश्वर बंबई और मोहिनी कन्नौज जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रही। ये सब उस समय निकलने वाली श्रेष्ठ पत्रिकाओं के नाम हैं, इंदु, प्रताप और प्रभा। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। वे अलग अलग नामों से लिखते थे, तो प्रताप में वो जिस उपनाम से लिखते थे वो क्या था? विदग्ध हृदय। अब उनकी जयंती, तो मध्य प्रदेश के संस्कृत राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा था कि उनकी जयंती को जो है कवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और वो मनाया जाता है। उनकी कृतियों के बारे में यहाँ पे विस्तृत सूची दी गई है। महाकाव्य उनके 2 हैं, साकेत और जय भारत। काव्य कृतियां हैं तिलोत्तमा, जयद्रथ वध, ये गलत छपा है यहाँ पे, जयद्रथ हो गया है। भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ, अजीत, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, पलासी का युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, वक संहार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, भूमि भाग, ये सब उनकी काव्य कृतियां हैं। इसके अलावा उन्होंने जो नाटक लिखे उसमें रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, वैतालिक, शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास इत्यादि हैं। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली 12 खंडों में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हो गई है और उसके संपादक कृष्णदत्त पालीवाल हैं। फुटकर रचनाओं में केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर, ये दोनों मंगल घट इत्यादि किताबें हैं। अनुदित साहित्य, मधुप के नाम से वे अनुदित साहित्य लिखते थे, अर्थात अनुवाद का साहित्य लिखते थे, जिसमें संस्कृत और बांग्ला के तमाम ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया है। फारसी की रुबाइयत उमर खयाम का अनुवाद किया है, और पत्र संग्रह, पत्रावली इत्यादि का भी उन्होंने
अनुवाद किया है। तो ये अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो मैथिली शरण गुप्त के जीवन के बारे में देखा कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और किस तरह शुरू शुरू में उन्होंने ब्रज भाषा और उसके बाद खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया। उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले और उनके कौन कौन से संग्रह प्रकाशित हुए। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं की विशेषता क्या है। तो आप यहाँ देखिए काव्यगत विशेषताओं के नाम से कुछ नोट्स इंटरनेट पे थे, इनको हम लोग थोड़ा खंगालने और जांचने की कोशिश करेंगे। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें भारत के गौरव में अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण वर्णन है। आपने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन का भी यथोचित महत्व प्रदान किया है और नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है। गुप्त जी ने प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य दोनों ही रचनाएं की। प्रबंध काव्य का मतलब होता है जो किसी एक विषय पे लिखा गया बड़ा काव्य हो, जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य। मुक्त काव्य का मतलब कोई बड़ा काव्य ना हो, छोटी छोटी क्षणिकाएं या कविताएं, उसको हम लोग मुक्त काव्य कहते हैं। शब्द शक्तियों तथा अलंकारों के सक्षम प्रयोग के साथ आपने मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया है। भारत भारती में देश की वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ प्रकट करते हुए कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया है। आपको मैंने पहले ही बताया कि भारत भारती जो है उनकी यश और कीर्ति और प्रतिष्ठा का एक मेरुदंड बना और ये वही ग्रंथ था जिसके माध्यम से महात्मा गांधी ने उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी, जिसमें उन्होंने भारत के अतीत, उसके वर्तमान और भविष्य की चर्चा की। भारत के गौरवशाली इतिहास को का वर्णन करते हुए उन्होंने लोगों के मन में एक तरह से आजादी की अलग जगाई और उनके विश्वास को और पक्का किया, मजबूत किया, ताकि वो आजादी की लड़ाई में ज्यादा हिम्मत और ताकत के साथ आगे बढ़े। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से मार्गदर्शन प्राप्त करना, क्योंकि मैंने बार बार उसकी चर्चा की, क्योंकि उसके पहले वे जो है ब्रज भाषा में लिखा करते थे, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उनके संपर्क में जब आए तब से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखना शुरू किया और मैथिली शरण गुप्त की पहली खड़ी बोली की कविता हेमंत शीर्षक से सरस्वती में 1907 में छपी थी। 1907 में उन्होंने उनकी खड़ी बोली हिंदी की पहली कविता छपी जिसका शीर्षक क्या था, हेमंत। गुप्त जी को राष्ट्रकवि क्यों और किसने कहा, तो हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि राष्ट्रकवि की आत्मा को वाणी देने के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस के दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावनाओं की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को है। इस प्रकार गुप्त जी को राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पे ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए कि वो जिस समय लिख रहे हैं उस समय देश का माहौल ऐसा है कि पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर पूर्वी आसाम तक, वो सब पूरा का पूरा देश एक राष्ट्र के रूप में उठ खड़ा हुआ था अपनी आजादी के लिए। और उस समय सबके जीवन का पहला लक्ष्य ये था कि ये देश आजाद होना चाहिए और इस आजादी के लिए जो भी कुर्बानी हो सके वो अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार था। कोई बंगाली, मराठी, उड़िया, पंजाबी इस रूप में अपने आप को नहीं देख रहा था, बल्कि हर कोई अपने आप को इस देश के नागरिक के रूप में देख रहा था, एक राष्ट्र के रूप में देख रहा था। ऐसे समय में मैथिली शरण गुप्त, जिनका मूल काम था कविताएं लिखने, वो कवि थे, साहित्यकार थे, तो उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से वो काम किया जिससे राष्ट्र की आजादी की लड़ाई और मजबूत हो सके। साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी की, चूंकि वो विचारधाराओं से प्रभावित थे, तो उन्होंने सत्याग्रह में भी भाग लिया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सत्याग्रह में उनको जेल भी हुई, 7 महीने वे झांसी और आगरा के जेल में भी लिए रहे। कहने का मतलब देश के आजादी के एक सच्चे सिपाही, एक सच्चे सपूत के तौर पे उन्होंने अपने कार्यों को अंजाम दिया
और अपने स्तर पे इस देश की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त जी की भाषा, तो भाषा मैंने जैसे कहा कि खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू किया, और उस समय खड़ी बोली हिंदी का भी विकास हो रहा था, तो उसके मानकीकृत रूप और शुद्ध रूप में लिखने के लिए उन्होंने जो लिख दिया वो एक नजीर बन गया, एक उदाहरण बन गया। उनकी शैली शैली मतलब किस तरह से लिखते थे वो, तो उनकी शैली में माधुर्य भी है, ओज भी है, और वो प्रबंध शैली में भी लिख रहे हैं, रूपक शैली में भी लिख रहे हैं, गीत शैली में भी लिख रहे हैं। इस तरह से तमाम तरह की शैलियों का एक मिश्रण उनकी उनकी उनका जो स्टाइल है लिखने का उसमें दिखाई देता है। और उनकी शैली में गेयता है, मतलब आप उनकी रचनाओं को गा सकते हैं। एक तरह का प्रवाह है, सहजता है, सरलता है, सरसता है, संगीतात्मकता है, अर्थात संगीत की तमाम राग रागिनियों के आधार पर आप उनको स्वरबद्ध करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी उनकी रचनाओं की एक तरह से विशेषताएं हैं। और अनुदित और मौलिक साहित्य इत्यादि की हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं उनका भी नाम हम लोग देख चुके हैं, काबा और करबला, गुरुकुल वैतालिकी, मंगल घट, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, ये सभी उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। अब अंतिम एक बात आती है मैथिली शरण गुप्त के बारे में कि साहित्य में उनका स्थान क्या है, हिंदी साहित्य में उनका स्थान क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में निश्चित तौर पर उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, और उसके 2-3 कारण हैं। पहला कि वे जिस समय में लिख रहे हैं उस समय की मांग को लेकर, उस समय की आवश्यकता को लेकर लिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरी, अगर वह समय आजादी की लड़ाई का है तो उन्होंने उस आजादी की लड़ाई को अपने साहित्य के धरातल पर लड़ा, मतलब उससे भाग नहीं रहे कि देश उस समय कुर्बानी मांग रहा है, खून मांग रहा है, आजादी मांग रहा है, ऐसे में वो प्रेम के गीत नहीं गा रहे हैं, वो आजादी के गीत ही गा रहे हैं। उस समय वो मनुष्यता की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, अखंडता की बात कर रहे हैं, संप्रभुता की बात कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में एक तरह से वे वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि क्रांतिकारी या दूसरे राजनेता राजनीति के मंच पे कर रहे थे। दूसरी, चूंकि खड़ी बोली हिंदी का भी उस समय विकास हो रहा था, तो उन्होंने भी खड़ी बोली हिंदी को एक आधार बनाया। ब्रज भाषा में अपने लेखन की शुरुआत करने के बावजूद वे धीरे धीरे हिंदी की तरफ मुड़े हैं, और खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पे अगर हिंदी भाषा के विकास में, भाषा के मानकीकरण में, हिंदी के पहले कवि के रूप में, खड़ी बोली हिंदी के कवि के रूप में, एक राष्ट्रीय विचारधारा वाले कवि के रूप में, एक गांधीवादी सत्याग्रही कवि के रूप में अगर किसी को याद किया जाएगा तो उसमें सबसे पहला और प्रमुख नाम मैथिली शरण गुप्त का होगा। और इन तमाम विशेषताओं के साथ नारी हृदय के अंदर झांक कर उसकी दुख और पीड़ा को समझने वाले कवि के रूप में भी मैथिली शरण गुप्त को याद करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी मैथिली शरण गुप्त के बारे में, जिसकी चर्चा करना आप लोगों के साथ जरूरी था, क्योंकि जब भी आप किसी कवि की कविता पढ़ते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस कविता के साथ साथ आप पहले समझें कि उस कवि की पृष्ठभूमि क्या थी, वो किस तरह की चीजें लिख रहा था, क्यों लिख रहा था, उसका उद्देश्य क्या था, उसके काव्य की विशेषता क्या थी। तो जब आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पे उस कवि के प्रति भी आपके मन में एक आदर और सम्मान की भावना आएगी, और तब आप उसकी लिखी हुई कविता को ज्यादा बेहतर और सुंदर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में चीजें समझ में आई आपको? कोई बोले आप में से? हाँ सर, समझ आ गया। तो इनकी जो कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में है वो मनुष्यता कविता है ना? तो मनुष्यता कविता, अब हम लोग कविता बड़ी है देख रहे हो ना, ये कविता बड़ी है, तो इसको हम लोग फिर कल करते हैं। तो कल हम लोग इनकी कविता जो है पढ़ेंगे, पूरी की पूरी कविता यहाँ ब्लॉग पर भी पढ़ी है और मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाली हुई है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार इस कविता को पढ़िएगा ध्यान से,
और जो शब्द आपको कठिन लग रहे हों या जो अर्थ कठिन लग रहे हों उसको अंडरलाइन करके रखिएगा। तो कल जब मैं कविता पढ़ाऊंगा उसके बाद जो कुछ शब्द हों या जो कुछ पैराग्राफ हों जो आपको विशेष तौर पे कठिन लगे हों, आप वो बताइएगा तो हम उसकी चर्चा कर लेंगे। क्योंकि देखो, मैंने कहा ना कि उस समय खड़ी बोली हिंदी का विकास हो रहा था, तो ऐसे में क्या हो रहा था, तत्सम शब्दों की भरमार थी। मतलब जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत में आ रहे थे उनकी भरमार थी, और उसकी वजह से वो हम लोगों को आज की तारीख में कठिन लग सकता है। जैसे जैसे अब यही देख लो, मर्त्य, सुमृत्यु, प्रवृत्ति, कृतार्थ, कीर्ति, सृष्टि, आत्मभाव, क्षुधार्थ, रंतिदेव, दधीच, अस्थिजाल, स्वमांस, क्षितीश, सहर्ष, अनादि, वशीकृता, महाविभूति, विरुद्धावाद, इस तरह के जो शब्द हैं, अंतरिक्ष, समक्ष, अनंत, स्वयंभू, अभीष्ट, ये सब तत्सम शब्द हैं। कहने का मतलब संस्कृत से सीधे सीधे आ रहे हैं। और चूंकि उस समय संस्कृत हिंदी को विकसित करना था तो ज्यादा से ज्यादा झुकाव संस्कृत के शब्दों की तरफ हुआ था। तो आप इस कविता को एक बार देख लीजिएगा। हम लोग कल फिर ये कविता वही 11 बजे के लेक्चर, कल संडे है ना, मंडे को, सोमवार को हम लोग ये कविता फिर करेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा। फिर इसमें कुछ कठिनाई होगी तो आप हम लोग मुझे बताइएगा, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, फिर ये आज का लेक्चर मैं बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। टेक केयर। ओके सर।